तो सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब ये बेसिकली ये जो सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट की बात अगर हम करें, ये पब्लिश बाय FAO। इसको किसके, ये प्रकाशित कौन कर रहा है? रिलीज बाय और पब्लिश बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फोकस क्या है इसका? वही सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्रो फूड सिस्टम। एग्रो फूड, ये याद रखना, कृषि खाद्य प्रणालियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है। अब भी देखो, ये तो हो गया आपका करंट अफेयर में, ठीक है। FAO का एक नया वो आ गया, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं किसको है, कौन कौन से प्लांट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये बेसिक है। सो यू हैव टू नो, ठीक है। और इसका जो की फाइंडिंग्स क्या है कि भाई 150 टेराग्राम्स जो है ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन इज एडेड टू अर्थलैंड ईयरली। एक साल में टेराग्राम नाइट्रोजन जो है वो कृषि और उद्योग के माध्यम से क्या होता है, ये बनता रहता है पृथ्वी पे, जो भूमि में चला जाता है। 150 टेराग्राम एक साल में। तो क्लाइमेट चेंज इसको और क्या कर सकती है, 600 टेराग्राम तक बढ़ा सकती है। क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज दिस टू 600 टेराग्राम पर ईयर बाय 2100 ईयर्स। अभी ठीक है 21 आ जाएगा, और 75-75 ईयर्स बचा हुआ है। बट अब यहाँ पे होल्ड ऑन, अब आपसे UPSC क्या स्टेटमेंट पूछ रहा है पता है? ग्लोबल वार्मिंग में क्या नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीज करके एक लाइन लिख दिया, आपको पता ही नहीं चला। ये इंक्रीज कर देगा नाइट्रोजन को, यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, नाइट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। प्रिडिक्शन है बट बढ़ेगा, ठीक है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन की या नाइट्रोजन की बात करें, तो ये नाइट्रोजन का लॉस कहाँ कहाँ पे होता है, अकर्स थ्रू, कहाँ कहाँ से होता है? तो ये अमोनिया से हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। ये सब रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा, इट इज अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अमोनिया एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ये याद रखना। नाइट्रेट लीचिंग NO3 लीड्स टू यूट्रोफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन, हार्मिंग इकोसिस्टम। यूट्रोफिकेशन आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वाटर में कम हो जाता है, जिससे कि जो वाटर में जो भी जो एनिमल्स है या फिर जो फिशरीज है उनके लिए ऑक्सीजन बचता नहीं है, क्योंकि एल्गी ऊपर ही ऊपर एल्गी है ना। या फिर समुद्र का पानी, ओशियन वाटर जो है वो सैलिनिटी ज्यादा होती है उसकी, अगर लवणता ज्यादा है तो क्या होगा, तब तो ठीक है वो। लेकिन अगर एसिडिक होने से क्या है, उनका पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ गया, तो लोग जो एनिमल्स है, ठीक है, स्पीसीज हैं, वो सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर? अब आ जाओ एग्री फूड सिस्टम में क्या रोल होगा नाइट्रोजन का, कि 1/3 जो है कंट्रीब्यूट करता है, 1/3 ऑफ द ह्यूमन कॉज नाइट्रोजन इमिशन। 1/3 तो यार, एक तिहाई तो कंट्रीब्यूशन केवल मानव जनित कर देता है। और ये कैसे कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है उसका यूज करके, या भूमि का यानी लैंड का जो नेचर है, ठीक है, लैंड यूजेस जो चेंजेस है, यानी एग्रीकल्चर लैंड था, हमने उस पर क्या कर दिया, चलो यार हम उस पर एक मॉल बना देते हैं, हो गई बात खत्म। फॉरेस्ट था, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। और जो मैन्योर इमिशन है वो तो है ही है। ये सब रोल है, ठीक है। सो नाइट्रोजन उपयोग का प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन यूजेस, ठीक है। कुछ जगह पे आपको पॉजिटिव मिलेगा कि प्रॉपर नाइट्रोजन यूजेस इंप्रूव करता है सॉइल हेल्थ को एंड क्रॉप याइल्ड को,
यानी मिट्टी को भी, उसके टेक्सचर को ठीक रखेगा, प्लस फसल जो है आपकी, उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज करने से क्लाइमेट, जो आपका जो ग्लोबल, ये जो ये क्या कह रहे हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग का ये कॉज बनेगा। पुअर एयर वाटर क्वालिटी हो जाएगी, ओजोन डिप्लेक्शन हो जाएगा। तीनों चीज याद रखना है नेगेटिव में। ठीक है। सो सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट का मतलब क्या, SNM का मतलब क्या? फोकस वो कहाँ करना है हमें? ऑन रिड्यूसिंग नाइट्रोजन इनपुट्स, इंप्रूविंग रिसाइकलिंग एंड मिनिमाइजिंग नाइट्रोजन लॉसेस। नाइट्रोजन के इनपुट को कम करना। मैनेजमेंट का काम क्या है? जो सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक हमारा है, उसमें नाइट्रोजन का जो भी ऐसा कोई भी काम जिससे नाइट्रोजन जनरेट हो रहा है यार, उसको कम कर दो, इनपुट ही कम करो। रिसाइकलिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आओ, और नाइट्रोजन का जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज करने पर फोकस होगा। ये इसका 3 पार्ट पे फोकस है। ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या? रिकमेंडेशन वही कि आप, सिफारिशें जो हैं कि इंक्रीज नाइट्रोजन यूजेस इफिशिएंसी के साथ करो यार, बेटर फर्टिलाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाओ, इंप्रूव मैन्योर मैनेजमेंट करो, इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक जो क्रॉप सिस्टम है उसको लेके आओ। ठीक है। ये सब हो सकता है। जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ावा देना, यानी इंकरेज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यूजिंग लिमिनियस क्रॉप्स लाइक सोयाबीन एंड अल्फाल्फा। अब रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा सा। अल्फा सोयाबीन एंड अल्फाल्फा दहन दलहन फसल जो है, ये सब क्या कर रहा है? नाइट्रोजन, ये रोटेशन में, आपको क्रॉप रोटेशन में काम आएगा। यानी कि दो आपके पैडी का या फिर राइस का ये है, तो बीच में आपने क्या कर दिया, इसके प्लांट को जो है वो कल्टीवेट कर दिया, लगा दिया। तो आसपास के एरिया को, जो आपका जो फील्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें उसको भी बेनिफिट हो गया। ठीक है। ऐसे आप, और नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए आपको एक राष्ट्रीय प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध का मतलब कि प्रोहिबिटेड कुछ कमिट कुछ सेट करना पड़ेगा नेशनल कमिटमेंट को टू रिड्यूस नाइट्रोजन पॉल्यूशन। ठीक है। वो एक बात की चीज है, पर अभी प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लगा के दिया। ठीक है। अब नाइट्रोजन की उपयोग की दक्षता, इफिशियंसी की बात हो रही है, इष्टतम की बात हो रही है ना? सो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन रिकवर्ड इन द फाइनल आउटपुट टू द टोटल नाइट्रोजन यूजेस एज इनपुट। अंतिम उत्पाद में पुनः प्राप्त, यानी कि यार हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि फिर से हमें नाइट्रोजन मिल जाए, बार बार उसको रिसाइकिल करते रहे। ठीक है। ऐसे समझो, रिकवर्ड कर ले इन द फाइनल आउटपुट टू द टोटल नाइट्रोजन यूज एज इनपुट, यानी कि इनपुट में हमने जितना यूज किया, जैसे मान लो कि, इसका मतलब क्या है वो बता दे रहा हूँ। मान लो यार 1 kg हमने सिंथेटिक वो ले लिया, फर्टिलाइजर ले लिया, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं इसमें कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। तो नीम कोटेड यूरिया हमने यूज कर लिया, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, ट्रिकल डाउन, रिश्ते रिश्ते वो प्लांट के रूट्स में चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नाइट्रोजन जो आर्टिफिशियल या जो फर्टिलाइजर है, उस पर भी हमें डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो। किसी को ये प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहा है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वेरी गुड। ये देखो एम सैंड आ गया यहाँ पे, और कंपाला ये है। एक फिर से टॉपिक छूट रहा है, कंपाला डिक्लेरेशन, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वो कंपाला डिक्लेरेशन है इंपॉर्टेंट, और वो छूटा हुआ है। ठीक है। इसको हम कब देख लेंगे, मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक। चलिए, एक टॉपिक है बीच में,
अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग के लिए आपको बिना उसके नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं फिलहाल फिलहाल के लिए, ठीक है, बस यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कंपाला छूट गया है यहाँ पे, उसको मैं कल करवा दूंगा। आप लोगों को आज रात में ही उसका वो मिल जाएगा, कंपाला। ठीक है, डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले से नोट करके रखो कि इस यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, कंपाला एक अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी अभी फिलहाल जो यहाँ पे है उसको देख लेते हैं। चलो, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड, एम सैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी आपके, जैसा कि मैंने मार्क नहीं किया लेकिन है ये भी इंपॉर्टेंट, तभी तो इतना आराम से पढ़ाया है ना, एक एक वर्ड पे फोकस करवा दिया है, सिंगल सिंगल वर्ड, है ना, ये ऊपर से जाने वाली बात नहीं कि बस कुछ भी जल्दी से पढ़ा के निकल जाओ, है ना। तो आप लोग अगर कभी ऐसा भी होगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, थोड़ा सा मूड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा यूट्यूब पे लगा ही रहता है, आप लोग वहां जाओ, और ऑटो वाला भी आजकल आ गया है, इंग्लिश मीडियम, अगर ऑटो डब करके आ गया तो उसमें भी जाके आप उसको इजिली, अगर आप लोगों में एक्सेस आ गया है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसको फुल मतलब 1.5 करके आप उसको सुन सकते हो, ठीक है, उससे भी आपके मार्क्स, ट्रस्ट मी, कान आंख बंद करके भी सुनोगे ना, सिर्फ सुनना है, तब भी आपके कुछ क्वेश्चंस और सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना डिटेलिंग करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, ये एम सैंड क्या है भाई, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है एम सैंड पॉलिसी, ठीक है, पर ये है क्या, एम सैंड है क्या, तो ये बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय क्रशिंग रॉक्स, जब चट्टानों को हम तोड़ते हैं, उसको कट करते हैं तो उसका चूरा निकल के आता है, ठीक है, उसका डस्ट पार्टिकल निकल के आ रहा है, तो वो जो प्रोड्यूस हो रहा है क्रशिंग रॉक और क्वेरी स्टोन, एंड एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिवर सैंड, तो इसका भी चूरा, जैसे रेत है ना, सैंड है आपका जो रिवर के पास में है, उस उसको अगर आप माइनिंग करते हैं तो वो ज्यादा इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करता है, ठीक है, बट ये जो आप इसका जो पाउडर ले रहे हो, एम सैंड इज अ काइंड ऑफ पाउडर जो रॉक को क्रश करने के बाद निकल के आ रहा है, ठीक है, सो उसका एक ऑप्शनल हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई हम वहां ना जाके उसको उसकी माइनिंग नहीं करें, सैंड की माइनिंग नहीं करके, एक ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, ठीक है, सिर्फ सीमेंट से तो बना नहीं लोगे घर, है ना। चलो, सो एडवांटेज क्या होगा, एक बेटर वर्क कैपेबिलिटी मिलेगा आपको, बेहतर कार्य क्षमता मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भी सीमेंट का जो गुण है ऑब्वियस है होता है। अब एक ध्यान से सुनो, यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है सीमेंट, एनीबडी, वो 8 कोर इंडस्ट्री में सीमेंट आता है कि नहीं, बिल्कुल, तो बस ये आता है, वेरी गुड, तो ये आपको कुछ कुछ चीजों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है, तो सीमेंट वाला ये प्रॉपर्टीज है इसके पास, लाइमस्टोन वाला है, सीमेंट का अब प्रॉपर्टीज में क्या यार, कहीं स्टोन अगर हमें सीमेंट वाले में क्या क्या बनाने में क्या क्या यूज होता है, प्रोड्यूसन में कौन कौन से और जो है यूजेस हो रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो। इसकी अगर हम हायर स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज इसमें होता नहीं है, जैसे लाइक क्ले, डस्ट, सिल्ट, कोटिंग, ये सब नहीं होता, तो प्रॉपर एकदम खांटी चीज है, बढ़िया से आपका सीमेंट की तरह बालू की तरह काम करेगा, ठीक है, और इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा, अगर हमने इकोसिस्टम को रिड्यूस, रिवर बेड ड्रिगिंग, प्रिवेंटिंग ग्राउंड वाटर डिप्लेक्शन एंड वाटर स्कार्सिटी, तीनों को, तीनों का ये देखो, भूमिगत जल, भूमिगत जल की कमी,
पानी की कमी को रोकेगा और क्या करेगा, जो रिवर का जो एरिया है, आपने यहाँ और यहाँ पूरा माइनिंग कर दिया तो उसको और गहरा कर दिया, तो कल तो पानी और यहाँ यहाँ भी भरेगा, गहरा होगा, और फिर वो आपके घर तक घुसेगा। ठीक है। आप रिवर को क्या कर रहे हो, जैसे एक बोतल, कभी भी पानी की बोतल जमीन पे गिर जाती है, कोई पानी यहाँ गिर गई, आप उसको खाली एक लाइन ऐसे खींच लो, देखो पानी वहां भी चला जाएगा। सिंपल सा मेथड है। होता है ना। जी राज। इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील एंड सीमेंट। वेरी गुड। अब यूपीएससी से एक से, किसी एक से क्वेश्चन पूछता ही है। आप कोई भी साल उठा के देखो पेपर, कोई भी ईयर का, ऐसा हो ही नहीं सकता इनसे एक क्वेश्चन ना बने। तो ये सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है, ये इट्स अ ओपन सीक्रेट। यहां से एक क्वेश्चन तो आना है, चाहे जैसे फॉर्म में आए, तो करके चले जाओ यार। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉमिस मैंने जो सुबह से किया था, वो अभी हो नहीं पाया है, एवरग्रीन टॉपिक बिल्कुल। चलो, इंग्लिश मीडियम में पीवाईक्यूज है ना, तो अभी आप लोगों के पास तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को कंटेंट की कमी नहीं होती है, हिंदी मीडियम में है ऐसा, पर बहुत ज्यादा कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में भी बहुत मार्केट में बहुत अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कि कैसा, मैं पहले हिंदी मीडियम ही बन जाए मुझसे। इकोनॉमी का थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ, मतलब अभी 4 इयर्स का भी मेरे पास कम से कम बचा हुआ है, क्योंकि उसके पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन को ही टाइप करना पड़ गया मुझे। चलो, हिंदी में तो क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं था, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 का रिपोर्ट है। अब ये वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एवरग्रीन टॉपिक है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि देखो, गौर से देखो, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि यार पानी, जो वो हमारा वाटर है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 2% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में, ग्लोबल लेवल पे उसका 4%, इस 2% का 4% जो है वो इंडिया के पास है, 4% इस 2% का, तो बहुत ही कम है। और ये अगर हम महानगरों में बात करें, मेट्रोपॉलिटन में, तो ये मारपीट से लेकर पूरा वायलेंस सब कुछ है, माइग्रेशन तक हो जा रहा है ना। तो आने वाले समय में लड़ाई भी इसीलिए होनी है। जैसे कि मैंने एक आप लोग को एक साल पहले ही कहा था, अगर कुछ याद हो किसी को, कि इंडिया और चाइना में वॉर अभी तो फिलहाल 5 साल तक तो नहीं होने वाला, और जब भी होगा वो इस एरिया में नहीं होगा, गलवान वाले एरिया में नहीं होगा, वो होगा इस एरिया में, कुछ याद हो तो। ठीक है, स्टैंड ऑफ हो जाएगा और फिर काम खत्म। हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, अगर याद हो तो। चलो, सो ये बेसिकली रिपोर्ट क्या है, क्यों पढ़े यार, तो ये रिलीज कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम जो है, ये इसको रिलीज कर रहा है, इस रिपोर्ट को। पहले तो ये आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ये रिपोर्ट कौन यूज कर रहा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस ज्यादा पूछता है, बट यूपी पीसीएस को भी आप, इसको मेंस में भी आप इस रिपोर्ट का कुछ पॉइंट जो है यूज कर सकते हो। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है इसका। सो ये वैश्विक जल चक्र की स्थिति को संक्षेप में वर्णन करता है, यानी कि समराइज करता है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर साइकिल, आइडेंटिफाइज की ट्रेंड्स जो है, एंड एनालाइज मेजर हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स, कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान करेगा, प्रमुख जल वैज्ञानिक घटनाओं का विश्लेषण, यानी कुल मिला के वाटर से रिलेटेड ही उसका जो भी साइकिल है उसी को ये करना है, इसका एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये तो आराम से हो जाएगा। ये जल चक्र होता क्या है यार, वाटर साइकिल होता क्या है, जैसे आपने कार्बन चक्र देखा होगा, नाइट्रोजन देखा होगा, है ना, और कौन सा चक्र बच रहा है, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कभी कभी। सो वाटर साइकिल, इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म
विद इन द अर्थ एंड एटमोस्फेयर। दो ही जगह मिलेगा आपको, थ्री फॉर्म में मिलेगा, ठोस, तरल, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में। तो जल के लिए आंदोलन भी चल रहा है यार, एक मूवमेंट तो चल ही रहा है, पानी बचाओ, है ना। चलो, तो इसका प्रोसेस क्या है? लिक्विड वाटर इवेपोरेट, फॉर्म क्लाउड बाय कंडेंशन एंड फिर रिटर्न टू द अर्थ एज अ रेन और स्नो। यानी कि कैसे पानी हमें कैसे मिलेगा? तरल के जल जो है पहले इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा, फिर वो कंडेंशन द्वारा बादल बन जाएगा, बादल बनेगा तो फिर बादल क्या करेगा, या तो बारिश के रूप में और बर्फ के स्नो के रूप में वापस ये आ जाएगा। तो साइकिल ये चल रहा है इस तरह से, इवेपोरेट होकर ऊपर गया, ये बादल बन गए, और बादल ने फिर बारिश कर दी स्नो या वाटर के फॉर्म में। सो की फाइंडिंग क्या है 24 का, कि यार जो डिजास्टर इम्पैक्ट है उसमें बहुत सारे डेथ हो गए, डेथ पे मत चले जाना, अब बहुत सारे रुपए पैसे का नुकसान हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सॉयल वाटर ट्रेंड की बात करें तो ड्राइनेस इन साउथ अमेरिका एंड सदर्न अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका एंड दक्षिण अफ्रीका में आपको क्या मिलेगा? साउथ अमेरिका एंड साउथ सदर्न अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा। यार ये हिंदी में भी गड़बड़ हो गया, एक मिनट। अफ्रीका का, यहाँ लिख लो, यहाँ काट के कट कर लो, दक्षिणी क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपको शुष्कता देखने को मिलेगा। वेस्ट कंडीशन इन वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में नम परिस्थितियां, यानी कि थोड़ा सा गीलापन मिलेगा आपको, वेट मिलेगा कंडीशन। तो सदर्न पार्ट में क्या मिल रहा है आपको? ये जो अफ्रीका है, तो इसका जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे, और साउथ अमेरिका, ये आप ऐसे समझ लो इसको, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका और ये इंडिया, है ना। तो पानी भी आपको यहीं का सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिल रही है, देख रहे हो, एक पूरा लिंक बना हुआ है। चलो, ये दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, आ, अफ्रीका का दक्षिण, दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, या दक्षिण क्षेत्र, ये ज्यादा सदर्न अफ्रीका है वो, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक है यहाँ पे। चलो, इसको ठीक करो। लेक एंड जो रिजर्वर जो है स्टोरेज, यानी डिक्लाइन फॉर द फिफ्थ जो कॉन्सिक्यूटिव ईयर, हर 5 वर्ष में लगातार आपको देखने को मिलेगा, जो भी वाटर स्टोरेज या वाटर बॉडी है उसमें पानी का जो वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो प्रॉब्लम और बढ़ रही है यार, है ना। इंटेंसिटी की बात करें तो क्लाइमेट चेंज ने तो 7.4% तक इसको और क्या कर दिया है, तीव्र कर दिया है, इंटेंस कर दिया है ना, इंटेंसिफिकेशन। सर्फ स्टॉर्म की बात करें, सीवियर स्टॉर्म की बात करें तो ये वार्मर एयर होल्ड 7% मोर मॉइस्चर, गंभीर तूफान जो है, गर्म हवा 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए तो 7% से अधिक जो नमी रखती है बारिश की में तीव्रता लेके आती है। आज का न्यूज क्या है? जम्मू कश्मीर में रामबन में क्लाउड बस्ट हुआ है। अब जरा सा सोच के देखो, ये क्लाउड बस्ट कहाँ हो रहा था? ये क्लाउड बस्ट हो रहा था पहले उत्तराखंड में, अब ये जम्मू कश्मीर पहुंच गया है, यानी या अब यहां से ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये देखो सिक्किम, यहाँ ना, यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है अब ये, खतरे की निशानी है, लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं है। वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो, कई पे जगह आपको ड्रॉट मिलेगा, सूखा मिल जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी पड़ गई तो बारिश का पानी जो स्टोर है एक जगह पे वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, तो सूखे का कारण हो जाएगा।
आप वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है। ज्यादा पानी अगर नदियों से बह के चला गया ओशियन में, तो बर्फ, गर्मी अगर ज्यादा पड़ गई, तो जो स्नो है वो मेल्ट होके कहाँ जाएगा, रिवर में, और रिवर से कहाँ जाएगा, ओशन में। ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है, तो जिससे कि वो जो ओशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और मोस्टली जो ओशन जो एसिडिफिकेशन है उसका ये रीजन बनता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। चलो, क्लियर। हम्म। एक सेकेंड। हम्म। चलो, WEF ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, WEF का एक GPAP जो है एक पार्टनरशिप, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट था, समिट था, 2018 में हुआ था। ठीक है, WEF ने किया था इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, WEF का जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है या कौन कौन से ये पब्लिकेशन को रिलीज करता है, कौन कौन से रिपोर्ट को रिलीज करता है, ये पूछा गया, कई बार पूछा है UPSC ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी है एक, दोनों में दो बोथ आर डिफरेंट थिंग है ना, ये भी ध्यान में रखना। चलो, लॉन्च हुआ था। ठीक है, रोल क्या है इसका भाई, इट्स प्लास्टिक पिलर, एक्ट एज अ प्लास्टिक पिलर ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी लास्ट ईयर कह रहा हूँ, तो 2 महीने 3 महीने पहले मैंने करवा रखा है, डिटेल में, काफी डिटेल में करवाया है ना। सो आप उसको बार बार रिसाइकिल करते हुए सर्कल, उससे जॉब भी जनरेट होगी, इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट कम पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये 18 में ये हुआ था। और ये इसका रोल क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी को तेज करना हो, ओशन एक्शन यानी एंड फ्रेंड्स ऑफ ओशन एक्शन। ओशन एक्शन के दोस्तों का मंच का एक प्लास्टिक स्तंभ के रूप में काम करेगा। ठीक है, ओशन के लिए भी आप जितना कूड़ा करकट ओशन में कम डालोगे उतना बेटर है आपके लिए, नहीं तो जिस दिन सुनामी आएगी वो सारा कूड़ा करकट जिस उसके पेट में है वो बाहर आएगा, वोमिट कर देगा। ठीक है, इंडिया इसमें मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक वाले में, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा UPSC के लिए भी। तो ऑब्जेक्टिव वही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि भाई इसका जो एक्सलेट global action against the plastic pollution crisis, promote a circular plastic economy to reduce emission and protect ecosystem। ठीक है, क्योंकि भाई ये डिसॉल्व तो होगा नहीं, लंबे समय तक ये बना रहेगा, इसकी तो ये कंटामिनेट करेगा आपको, सॉइल को, वाटर को, है ना। किसी के पेट में चला गया तो और भी ज्यादा डैमेज कर देगा। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो तो हम इनटेक कर ही रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ऐसा कोई मुझे नहीं, भले वो माइक्रो ठीक है रैपर लग रहा है, कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो जा ही रहा है। वेरी गुड। ऊपर से आप मोमोज और मेयोनीज पता नहीं क्या क्या खाते हैं, है ना, अच्छा वाला। चलो, ठीक। सो चैलेंजेस क्या क्या होगा, स्केलेबिलिटी की बात करें अगर हम, व्हेन वी टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी, है ना, किस लेवल पे ये बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक वेस्ट हैज डबल्ड, ये डबल हो गया है, ध्यान रखना, डबल हो गया है, दुगना हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2000 के बाद से ये अब तक तो यार 22 में रिपोर्ट आई, अपना डबल कर लिया इसने। ठीक है,
और इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो ये इंडिया क्या है, इट्स अ प्लास्टिक जो है वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट है। इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक इमिटर, 24 का रिपोर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, फैक्ट बहुत कम होता है यूपीएससी में, बट रख लो इसको, काम आएगा। रिसाइकिल नहीं के बराबर होगा, यानी लिमिटेड रिसाइकलिंग, सिर्फ 9% ही प्लास्टिक जो है वेस्ट है उसको रिसाइकिल होता है। 19% जो है वो उसको बर्न करने के लिए भेज दिया जाता है ना, इनक्रिनेटेड कर दिया जाता है। और 50% जो है वो लैंडफिल में आपको चला जाता है, लगभग 50% लैंडफिल में, यानी जमीन के अंदर। तो सोचो आप आसपास का एरिया क्या होने वाला है कुछ दिनों के बाद, बंजर। बंजर बोले तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अब फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हार्मफुल होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.8 बिलियन टन जो है ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन एनुअली। मीथेन जनरेट करता है ना बेसिकली, ये मीथेन जनरेट करता है लैंडफिल में। अगर आपने धरती इस लैंड के नीचे इसको दबा दिया तो क्या होगा, कौन सा मीथेन जनरेट होगा? तो मीथेन तो ऐसे भी जनरेट हो रहा है, ह्यूमन एक्ट, नेचुरल भी होता है बट ह्यूमन एक्टिविटी भी और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है ये, है ना। हेल्थ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, तो माइक्रोप्लास्टिक एंटर द फूड चेन, डैमेजिंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, बताने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? लीड्स टू रिड्यूस इनकम इन सेक्टर लाइक टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड वाटर सेफ्टी, सबके लिए डिस्टर्बेंस वाला है। कॉमन सेंस, अब ये सब चीजें मुझे करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये कॉमन सेंस वाली बात है, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, अगर मैं इसको भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट लगा दूं तब तो बेकार है फिर, तब तो पढ़ाई बेकार हो जाएगी, है ना। गुलाबशाल जी को मेरी, भाई मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने कोई ब्रेक तो खाया नहीं आइसक्रीम का, तो ब्रेक क्यों हो रही है? अच्छा, ब्रेक से याद आया, वन ऑफ माय नोन एक स्टूडेंट है, एंड ही गॉट आईपीएस। ठीक है, मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं है वो, बट मेरे नोन में है, तिवारी करके हैं, तो हम लोग तिवारी तिवारी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ऑडिबल हूँ? यस, चलो ठीक है। लोगों के लिए एंड ग्रह के लिए वैश्विक ऊर्जा गठबंधन, ठीक है, वेरी गुड। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, पीपल एंड प्लैनेट, ऑडिबल, चलो ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप कौन कौन कर रहा है यार? ये जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, एवरग्रीन में है अभी, क्योंकि गुड़गांव में ही है इसका, गुरुग्राम में, और इसका फ्रांस के साथ वाला जो है। ठीक है, सो 70 तक हमें अपने कार्बन इमिशन को जीरो करना है। सो ये सब के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो है। ठीक है, सो जीईए डबल पी जो है ये इट्स अ पार्टनर विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वही आईएसए वाला देखो, उसके साथ इसने क्या किया है, अपना एक अलायंस किया है टू क्रिएट 100 बिलियन फंड फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। कितना? 100 बिलियन। ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा बॉक्स में है। ठीक है, एडिशनल जो इनिशिएटिव्स है वो उसमें क्या होगा, एक एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यूटिलिटी का, जो भी हम यूटिलिटी करेंगे उसका डिजिटल फॉर्म होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, एंड एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंजेस। ठीक है, ये दो इनिशिएटिव लिए हैं इसने, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि दोनों के कोलैबोरेशन से ही हो रहा है ना। ये क्या होगा, ठीक है, दो इनिशिएटिव है इसके। अब GEAPP के बारे में थोड़ा सा और जान लो यार। इट्स अ ग्लोबल प्राइवेट पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्ट इनिशिएटिव है, एमिंग टू स्पीड अप द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग नेशन। ठीक, अब फोकस रखना विकासशील देशों में, डेवलपिंग नेशन में, डेवलप कंट्री में नहीं। जो ट्रांजिशन है, यानी कि कोयल बेस्ड था उसको अब हम सोलर बेस्ड कर देंगे, तो ट्रांजिशन हो गया ना। बस ये करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल क्या है? हाँ, 1 बिलियन जो पीपल है प्रोवाइड करना उनको एनर्जी का एक्सेस, एंड क्रिएट 150 मिलियन ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना है। 4 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नो इफ बट, 4 बिलियन टन जो है, जो आपका इमिशन है उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो कौन कौन से एरिया में ये फोकस करेगा? तो ऑब्वियस है कि रिन्यूएबल एनर्जी में, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन के लिए, एनर्जी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये 3 एरिया में फोकस करेगा। कहाँ कहाँ फोकस करेगा, दैट्स इट। और छोटा छोटा है, छोटा पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एंड ऑफ लाइफ वाहन नियम, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल एक आया है, 25 में रूल आया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अप्रैल में ये एक्टिव हो जाएगा, ऑब्वियस है, 1 अप्रैल से। ठीक है, कौन इसको रिलीज कर रहा है भाई, नोटिफाइड कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसको नोटिफाई कर रहा है, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ज्यादा करंट अफेयर है बट ठीक है। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये एनवायरमेंटल, जो इन्फोर्स्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उससे ये इसका लीगल फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है, एवरीबडी नोज। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा एग्जम्पशन। अच्छा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ जो आपका जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो वाहन जो या तो उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, यानी बेकार हो गए हैं। ठीक है, व्हीकल दैट आर ईदर अनफिट फॉर यूज, इनवैलिडेट रजिस्टर्ड, और हैव हैड देयर रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड। इन सब पे ये इसका डेफिनेशन क्या है कि भाई एंड टू लाइफ व्हीकल, जो व्हीकल है उसका लाइफ एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कौन कौन से व्हीकल होगा? जो अनफिट हो, या फिर इनवैलिड, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो इनवैलिड हो, और रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर दिया गया हो। तो आपको याद होगा कुछ ना कुछ, एक मैंने पहले भी बताया है कि 15 ईयर्स से ज्यादा कोई भी व्हीकल की लाइफ नहीं है। और अगर उससे ज्यादा पुराना है आपका व्हीकल, तो आपको क्या चाहिए? सर्टिफिकेशन चाहिए कि वो पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है, ऐसा कुछ याद है? स्क्रैप पॉलिसी, वेरी गुड गुलाब शांति जी, चलो याद तो है। कौन सा ईयर का है स्क्रैप पॉलिसी? ये लास्ट ईयर ही मैंने पढ़ाया है ना। तो ये कब से, ये इम्प्लीमेंट एप्लीकेबल कब से होगा, लागू होने की स्थिति क्या रहेगी? तो इसके लिए जो प्रोड्यूसर है, रजिस्टर्ड जो व्हीकल ओनर होंगे, ठीक है, स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए रजिस्टर्ड, यानी जो गाड़ियों को तोड़ फोड़ के एकदम अलग अलग पार्ट में वो कर दे रहे हैं, तो पंजीकृत होने चाहिए वो भी। जो स्क्रैप में ले रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। और ऑटोमेटिक उसका जो टेस्टिंग स्टेशन भी होना चाहिए। तो वो चारों को कवर कर रहा है। कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा? इसका मतलब इट मीन्स कि अगर आप गाड़ी बना रहे हो तो उस पे ये रूल लागू होगा। और ये लागू कहाँ पे होगा, इन्फोर्स कहाँ पे होगा? सो रजिस्टर्ड वकील ओनर है, जो नहीं, अब सुबह का गाड़ी 15 साल पुरानी हो गई है, तो जो स्क्रैपर भी है सर। और एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन भी होना चाहिए कि भैया आपकी सुबह की गाड़ी बहुत अच्छी फंक्शन कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, एग्जेम्पशन भी दे रही है गवर्नमेंट एक वेस्ट बैटरी पे। ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, बैटरी
वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2022 का। इस पे एग्जम्पशन थोड़ा सा मिल रहा है आपको। और कहाँ पे एग्जम्पशन मिल रहा है? प्लास्टिक का जो पैकेजिंग है, ये 16 का, देखो ये याद रखना, ये जो 16 है ना, 22 ये दोनों, ये चारों पॉइंट याद रखना। कम से कम एटलीस्ट डेट तो याद होना ही चाहिए कि ये कब आया है, एग्जिस्ट कब कर रहा है। ठीक है। कचरे के टायर या फिर इस्तेमाल किया हुआ तेल जो है, ठीक है, यानी वेस्ट टायर एंड यूज्ड ऑयल, हैजार्ड एंड अदर वेस्ट रूल है ये, ठीक है। और ई वेस्ट मैनेजमेंट ये भी शामिल होगा। तो अब आपसे ये जो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा यूपीएससी, राजन, शुभो, मयंक, मोहित, है ना, एंड ऑल, ये छूट नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा ये कवर किसको किसको कर रहा है ये रूल, क्या, ये जो, अब ऐसे समझो, क्वेश्चन का फॉर्मेशन समझो। तो आपको मेरे नोटबुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको यहीं पे फ्रंट में बताऊंगा। क्या ये वेस्ट बैटरी को कवर कर रहा है? ये जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल 2025 जो है, ये क्या वेस्ट बैटरी को कवर कर रहा है, या फिर प्लास्टिक पैकेजिंग जो रूल है उसको कवर कर रहा है, वेस्ट टायर एंड ऑयल यूज को कवर कर रहा है, या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल उसको कवर कर रहा है? ये चारों को नहीं कर रहा है, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। आप कहोगे अरे यार हमने तो पढ़ा तो था, कहीं तो एग्जामिशन मिल रहा था, छूट तो था। क्लियर है? हाँ, बस यही दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। बहुत छोटी सी चीज थी, यहाँ पे छोटी लग रही है, एग्जामिनेशन हॉल में ये बड़ी हो जाएगी, इसका साइज थोड़ा सा जाके गोइंग टू बी इंक्रीज। चलो, उत्पादक की जिम्मेदारी, जो प्रोड्यूसर लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मस्ट फुलफिल जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाया, यानी ये विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, यानी बनाने तक ही जिम्मेदारी नहीं है, इसके बाद भी होगी। सभी को इसके लिए अकाउंटेबल बनाया गया है, जैसे आपको प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेशन तो लेना ही पड़ेगा बॉस। परचेजिंग ईपीआर सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम इट्स ओन आरवीएसएफ और एनी सर्टिफाइड आरवीएसएफ। ठीक है। आरवीएसएफ का मतलब रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। उनसे जाके प्रमाण पत्र लो, एक सर्टिफिकेट लो कि आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में है। और ये उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होगी, ये सर्टिफिकेट भी जो है ये कौन करेगा? एक तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है। अच्छा, ईपीआर सर्टिफिकेट ये इशू कौन करेगा? ईपीआर का जो सर्टिफिकेट है वो सीपीसीबी करेगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये इशू हो जाएगा। वाहन मालिक ने जिसका ये व्हीकल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? 180 डेज के अंदर ही अंदर किसी भी स्थान पर आपको ये जमा जाकर सर्टिफिकेट जमा करवा देना है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर डेजिग्नेटेड आउटलेट पे, कलेक्शन सेंटर पे, और रजिस्टर व्हीकल जो स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वहां जाके, कहीं भी जाके आपको ये 180 दिन के भीतर आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका वकील है। ठीक है। और अगर आप उसको इंफोर्स पे लाने के लिए इम्प्लीमेंटेड कमिटी कौन होगा? चेयर्ड बाय द सीपीसीबी चेयरमैन फॉर प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल। सीपीसीबी का जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उसके, वो चेयर करेगा इसको, देखेगा कि भाई सारा रूल एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। क्लियर है? चलो। हम्म दुनिया का पहला क्रायो में जन्मा बेबी कोरल, ठीक है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट है, वर्ल्ड का फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी कोरल्स, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। ठीक है। अब ये थ्रेट टू कोरल रीफ, ठीक है भैया, ये क्या? अच्छा,
खतरा कहाँ पे, कोरल क्या, वो आपको साइड एरिया में मिलेगा ओशियन का, ठीक है। जहां पर डेल्टा बन रहा वहां पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सिर्फ डेल्टा पे ही मिलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइडल वाला एरिया में भी मिल जाएगा आपको, यानी ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह मिलेगा कोरल्स आपको, ठीक है। तो ये इसको थ्रेट क्या है, तो क्लाइमेट जो वार्मिंग है, कोरल माइनिंग, एक्वेरियम ट्रेड, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, ओवर फिशिंग, ओशन का जो एसिडिफिकेशन है, पॉल्यूशन, इन सब के कारण इसको थ्रेट है, इसके एग्जिस्टेंस पे ही एक क्वेश्चन मार्क हो गया है, ठीक है। संरक्षण की बात करें यार, तो कैसे कंजर्वेशन मेजर क्या लेना होगा, इंडिया क्या ले रहा है, तो कोई भी जो नेशनल कमिटी ऑन वेटलैंड है, मैंग्रोव्स है एंड कोरल रीफ्स जो है, ये एडवाइस, ये बेसिकली 1986 में पर एक कमेटी बना दी गई थी, संरक्षण के लिए सलाह देगा ये, ठीक है। और क्या होगा, एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली क्या करना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोहिबिट कोरल्स एंड सैंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, आप इसका यूज नहीं कर सकते, कोरल का यूज नहीं कर सकते हैं, उस आसपास का जो सैंड है उसका भी यूज नहीं कर सकते, वो उनका घर है भाई, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जेडएसआई, यूज बायो रॉक और मिनरल जो एक्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर रीफ रेस्टोरेशन। अब देखो यहाँ पे बहुत, ये जो जेडएसआई है, ये रीफ, कोरल रीफ जो है ना, उसको रिस्टोर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी उसने यूज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिटीज पे बात करें, संरक्षण के उपाय क्या होगा, तो सिटीज के लिए, यानी साइट, सॉरी सिटीज बोल रहा हूँ, साइट्स के लिए जो लिस्ट है, साइट का लिस्ट का मतलब क्या है, इलीगल ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो साइट कोरल प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अपेंडिक्स 2 में, सेकंड में उसको रेगुलेट करता है, लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब अब आप इसको ट्रेड में नहीं ला सकते। मान लो ये कोरल है, इस कोरल को इस लिस्ट में डाल दिया गया, मान लो ये एक्स कोरल है और इसको साइट के अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया, लिस्ट कर दिया गया, इसका इट व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि अब आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा बचा सकते हैं। विश्व धरोहर सम्मेलन की बात करें, ठीक है, सबका है भाई, तो संरक्षण के लिए कोरल रीफ स्थलों को आप आइडेंटिफाई कर लो, उनका नाम बता दो कहाँ कहाँ पे, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो डेजिग्नेटेड कोरल रीफ साइट्स जो है फॉर प्रोटेक्शन के लिए आप नाम लिस्ट में डाल दो, जैसे कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, क्या नाम है, विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी गुड गुलाब जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ा जमा हुआ कोरल जो है वो 32 कोरल्स प्रजातियों का शुक्राणुओं को रखता है, यानी ट्रोंगा क्रायो डाइवर्सिटी बैंक है, ट्रोगा करके है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है फ्रोजन कोरल रेस्पोजिटरी, ठीक है। ये इट्स होल्ड स्पर्म फ्रॉम 32 कोरल स्पीसीज का ये लेके रखा हुआ भी है, तो ऐसे भी हम इसको इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट जो बायोप्रॉन बेबी कोरल जो है, इसी टेक्निक से ही यूज, जो इस बैंक से ही लिया गया, यूज करके बनाया गया उसको आर्टिफिशियल तरीके से कोरल जो सेल है फ्रोजन विद क्रायो प्रोटेक्टेंट्स टू प्रिवेंट आइस क्रिस्टल डैमेज, कोरल कोशिकाओं को बर्फ क्रिस्टल से की क्षति से बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट के साथ उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। ये टेक्निक है, इस टेक्निक से क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आईएफएस के बच्चे भी दे रहे हैं एग्जाम, तो डेफिनेटली ये बनना चाहिए, चांसेस ज्यादा हाई है, उनके लिए इजी है, आपके लिए टफ हो जाएगा, है ना। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ताप तिरोधी या रोधी जो है कोरल्स के चयनात्मक प्रजनन और सामूहिक अन्याय करने की अनुमति देता है, सामूहिक अन्याय मतलब क्या है, इट्स
इनेबल इनेबल्स सेलेक्टिव ब्रीडिंग और मास डिप्लॉयमेंट ऑफ हीट टॉलरेंट कोरल, जो नहीं ऐसे कोरल जो हीट को सह सकते हैं, टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो उनसे लड़ने के लिए भी, यानी हमने जो आर्टिफिशियल बनाया ये कोरल क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने के लिए थोड़ा सा कैपेबल है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन में गलती है, मतलब नॉट गलती नहीं कहूंगा, अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका लाइन ये होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ताप रोधी कोरल के चयनात्मक प्रजनन और सामूहिक सहने की क्षमता, सामूहिक टॉलरेंट को क्या कहेंगे, टॉलरेंट है आप, मतलब सहने की क्षमता, सामूहिक सहने की क्षमता समझ लीजिए, क्षमता जो है विकसित करता है, विकसित करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कट करके ठीक कर लीजिए। जी, क्लियर है। चलो बाघों का अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार, वो कहाँ गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स, बाघों का स्थानांतरण। चलो, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हो गया यार, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया, री ट्रांसलोकेट कर दिया गया है ना। तो टाइगर्स विल बी रीलोकेट फ्रॉम बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा एंड पेंच। तो कहाँ कहाँ पे ये सबको पता ही है ना। तो उसको रीलोकेट किया जाएगा, उनका लोकेशन चेंज किया जाएगा, पिंजरा में बंद करके उठा के वहां दूसरी जगह डाल दिया जाएगा, पुनः स्थापित फिर से, ठीक है। तो ये स्थानांतरण पशु जो एक्सचेंज है कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ये जो ऐसा किया जा रहा है, पहले समझना, क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आएगा कि कितने जानवर को उठा के इधर उधर रिलोकेट किया गया, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन दूसरे एंगल से पूछा जाएगा, वो बता देता हूँ। पर इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो किसी भी राज्य, किसी भी राज्य से किया गया ये सबसे बड़ा अभी तक का सबसे मेजर और बड़ा क्या है आपका, लार्जेस्ट टाइगर रिलोकेशन है ये, फ्रॉम एनी स्टेट। मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया है, वाई मध्य प्रदेश वॉज चूजन, सो द रीजन इज हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, 785 टाइगर्स है वहां, ज्यादा है संख्या में, इसलिए उठा उठा के थोड़ा सा डिस्पर्स करो यार, जहां नहीं है वहां डालो। बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब शेर को शेरने से आपने अलग कर दिया, फिर दिक्कत है ना। चलो, और फिर शेरनी ने कहा चलो यार अब हम दूसरे इलाके में जाते हैं, ऐसा कुछ है। चलो, सो इंटर स्टेट जो बाघ स्थानांतरण परियोजना, ये क्या है, क्योंकि अभी हमने ये नाम देखा कि अब तक का सबसे बड़ा ये है, इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का ये पार्ट है। तो ये पहले इस प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है क्या, तो री इंट्रोडक्शन की बात है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे, मतलब शेर को देना जहाँ पे पहले शेर एक्सटिंक्ट हो चुका है, शेर खुद शिकार हो गया है ना। तो बाघों की जनसंख्या को स्टेबल करने के लिए, थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ये लाया गया है। पहली परियोजना जो थी, फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो 2018 में हुआ था, कान्हा और बांधवगढ़ से उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया था। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ओडिशा, ये याद रख लेना। नेशनल टाइगर अथॉरिटी, एक एनटीसीए जो है, ये उसको उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज मैनेज करता है, ठीक है। एक और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसका लाभ क्या होगा यार, इस तरह का रिलोकेट करने का बेनिफिट क्या होने वाला, तो इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाएगा, रिस्टोर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, यानी शिकारी शिकार वाला संबंध एक बार, जहां पे ज्यादा
यू नो वो है आपका हिरन है, शाकाहारी जानवर है, तो वहां पे शेर को रख दिया जाए, तो एक रिलेशन, सिम्बोटिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन यानी डिक्रीज ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है इन क्राउडेड जो रिजर्व है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है, ठीक है। एंड रिहैब की बात करें, रिवाइल्डिंग और रिहैब, तो विलुप्त क्षेत्रों में जहां पे एक्सटिंक्ट हो चुका है, इट्स हेल्प रिवाइव टाइगर प्रेजेंस इन एक्सटिंक्ट एरिया, जहां पे गायब हो चुके हैं वहां पे फिर से उस एरिया को टाइगर डाल के हम कर सकते हैं, बट ये आर्टिफिशियल होगा, जो भी होगा ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंसर्न भी होगा ऑब्वियस है, जैसे मैंने कहा, तो ये कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, कंसर्न क्या है, कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए यार आसपास के जो इसके एरिया में आप नया जो टाइगर नहीं है तो हम आराम से रह सकते थे, अब आपके घर के आगे टाइगर छोड़ दिया गया, कैसे रहोगे? अगर फर्ज करो कि करोल बाग में रात में 10 बजे के बाद टाइगर घूमने लगे, क्या होगा? लोग वो कुल्हड़ में चाय कैसे पियेंगे, है ना? चलो, क्यों राज, ना पी सकोगे ना पिला सकोगे, ऐसा कुछ? हम्म। चाय का बिजनेस ठप, अच्छा। आपकी दोस्ती भी खतरे में आ जाएगी, है ना, ऐसा कुछ? चलिए, क्योंकि चाय पे ही बातें हो सकती है, पढ़ते वक्त तो हो नहीं सकती, है ना? चलो, सो स्थानांतरण की अपना कंसर्न है, तो कंसर्न विद ट्रांसलोकेशन, क्या कंसर्न है भाई? एक तो भाई जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका लाइफ जो है वो रिस्क हो जाएगा ऑन देयर सेफ्टी, है ना, सेफ्टी पर्पस है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, न्यू टाइगर जो है मे क्लैश विद जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वंस, अब नया एक बाहर से आपने जबरदस्ती डाल दिया है, यहाँ तो कुत्ता आपस में लड़ जाता है यार एक दूसरे की गली में घुसने पर। हाँ, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा से तो सिलेक्शन हो जाता है आप यूपीएससी में, ठीक है। और ये चाय पे चर्चा 10 साल बाद समझ में आता, अरे यार ये गलती कर दिया था हमने, चाय पे चर्चा खूब हो गई थी, पढ़ाई नहीं हुई, चर्चा ज्यादा हो गई। चलिए, 10 साल से पहले जिनको ये बीमारी लगी उनको 10 साल से, या 10 साल भी नहीं, फिर वो उनको समझ में आएगा ही नहीं कभी कि वो गलत थे, वो जीवन में, इस जीवन में तो नहीं आने वाला, क्योंकि लत है ना। चलिए, क्षेत्रीय विवाद, तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रीट डॉग तो आपस में लड़ जाते हैं यार, तो ये बाघ है, एक बड़ा बिग कैट है ना, टेरिटोरियल क्लिफ फाइट होगा, टकरा सकते हैं ना, तो क्लैशेस ज्यादा होगा। वन प्रबंधन से जुड़े हुए मुद्दों में शिकायत में वृद्धि हो सकती है, जैसे कि फॉरेन जो मैनेजमेंट इशू है, पुअर प्लानिंग इन प्रे ऑग्यूमेंटेशन एंड हैबिटेट जो मेंटेनेंस है में अराइज, उठ सकता है कि यार बहुत सारा परियोजना चल रहा था, पहले बाघ नहीं था, आराम से काम हो रहा था, लेकिन अब बाघ आ गए हैं, तो कोई भी अगर टाइगर, कोई एक ऐसा एरिया जहां पर टाइगर देखने को नहीं मिल रहा था, तो आप लोग बेखौफ घूम रहे थे, अब क्या है, भैया पता नहीं कब टाइगर दिख जाए, एमपी का जो है ना स्लोगन, पता नहीं क्या दिख जाए। चलो, क्लियर है। हम्म। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, अलोंग पर, अलोंग पर गिब्बन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गिब्बन क्यों इंपॉर्टेंट? वो अंगूठे से पकड़ने वाला पूछा था ना यूपीएससी ने, बताया था अभी तक, और ये क्वेश्चन भी आ गया था यूपीएससी में लास्ट ईयर, अगर याद हो तो, ठीक है। अब इसके अलग अलग स्पीसीज पे है, 23 में आया था, अच्छा चलिए 23 मतलब बताया था मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कब आया, लेकिन आया था, ठीक है। चलिए, तो ये हलोंग पर गिब्बन, ये उसका, ये असम का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये मिल जाएगा। इट्स अ, कहाँ देखने को मिलता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कहाँ पे? असम, ठीक है। अब ये इसका डेसोई एक वैली है, रिजर्व फॉरेस्ट है, डेसोई रिजर्व फॉरेस्ट एंड तिरु हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पे इसका पूरा और भी थोड़ा एरिया बड़ा कर दो, एक तो घाटी हो गया यार, एक एक रिजर्व फॉरेस्ट हो गया और तिरु हिल्स
रिजल्ट जो फॉरेस्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। 97 में इसको बनाया गया है इस सेंचुरी को, ठीक है। इंडिया में बात करें तो भारत में केवल केवल ओनली गिब्बन जो है, द हुलॉक गिब्बन जो है, हुलॉक गिब्बन जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी प्रकार के गिब्बन नहीं मिल रहे हैं देखने को। नॉर्थ ईस्ट में केवल रात में ये एक्टिवेट लोमड़ी भी है। नॉर्दर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ओनली नॉक्टर्नल जो प्राइमेट है ये है द बंगाल स्लो लॉरिस, ठीक है। और भी अन्य जो अदर जो प्राइमेट है वो कौन कौन है भाई, तो अदर प्राइमेट्स है ये, ठीक है। और क्या क्या जानवर मिलते हैं यहाँ पे, तो कैप्ड लंगूर मिल जाता है, रिसस मैकॉक मिल जाएगा, असम मैकॉक मिल जाएगा, मैकॉक के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो मिल जाएगा। तो कौन से एरिया में मिल रहा है, असम का जोरहाट में, इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। और मेरा ऐसा मानना है कि फैब तक अगर आप करके जा रहे हो इस तरह से अच्छे से, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये अप्रैल खत्म होने तक आप लोग फैब का खत्म कर देना। फैब का तो मैंने शेयर कर दिया ना ग्रुप में, बहुत पहले ही किया था, तो एटलीस्ट, और उसमें भी इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट मैंने पहले ही शेयर कर रखा है, तो वो तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब उसको छोड़कर अगर आप लोगों ने अलग मैगजीन वगैरह में गए तो फिर आप खुद समझदार हो भाई, इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ठीक है। तो अपने से ये टारगेट मैं दे दे रहा हूं आप लोगों को, आपके हैंड से खत्म हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए, मतलब एक पढ़ लेना चाहिए, एक वन रीडिंग हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 रीडिंग, ठीक है। वो तरीका वही मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, क्योंकि हम डिले चल रहे हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिले है। 10 तारीख तक का टाइमिंग लिया है मैंने, बट 10 तक हो नहीं पाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा फिर मैं उस मोड में नहीं रहता कि भाई 10 घंटे एक ही दिन बैठ के 10 घंटे में खत्म करवा दूं, फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो एक तरह का मतलब आप बस टाइम पास करना होगा, वो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। स्लो स्टडी कीजिए, जितनी चीजें पढ़ रहे हैं उतना ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन में आएगा करके आ जाओगे, इतना मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है भाई, ये है शिकारी देवी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में है, HP, ठीक है। अब देखो ये हिमालयन का, इसका जो अगर लोकेशन एल्टीट्यूड रेंज की बात करें तो मिडिल एल्टीट्यूडनल रेंज है ऑफ द हिमालयन, ध्यान रखना कहाँ पे, मिडिल। बस UPSC यहीं पे आपको, ये तो सबको पता होगा यार, ये सबको पता होगा, आप मान के चलो सबको पता है, जिस जो 15,000 या 12,000 बच्चे होने वाले हैं उन सबको पता है ये। कंफ्यूजन यहाँ पे है, हिमालयन का हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूडनल रेंज, तो रेंज देख लो पहले। UPSC क्या कर रहा है, एक ही स्टेटमेंट में पार्शली यहां से यहां तक राइट है और यहां से यहां तक रॉन्ग है, या फिर वाइस वर्सा, तो ध्यान से करना है, ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल है, चलो ठीक। तो ये देवी, इनका ये जो नेम्ड हुआ है आफ्टर, क्यों हुआ है, एक शिकारी देवी, शिकारी देवी जो है गॉडेस है बेसिकली। अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू इट्स इनसाइड इन द सेंचुरी, इनका एक मतलब एक मंदिर भी है यार, डेडिकेटेड उनको इस सेंचुरी में ही है, ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता ना, ठीक है। कोई रिवर की बात करें, कौन कौन से रिवर है तो आपको याद तो रहने वाला नहीं, बट जून खुड है, ब्यास का एक ट्रिब्यूटरी है ये,
जूनी खुद, जूनी खुद इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, ब्यास नदी का की सहायक नदी है, ठीक है। ये वहीं से होके गुजर रही है, ठीक है। रिकॉग्निशन क्या है भाई, तो रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो ये ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विभिन्नता यानी वेजिटेशन कैसा होगा और फौना कैसा होगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ देखो भौंकने वाला हिरन मिलेगा आपको, बार्किंग डियर कहते हैं ना, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलेगा आपको, ये दो चीज यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एशियाई काला भालू भी मिलेगा आपको, तेंदुआ भी मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, ठीक है। वेजिटेशन कैसा होगा, वेजिटेशन में तो अल्पाइन पैस्चर एंड टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट होगा। देखो यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, मैं लिख दे रहा हूं, ये आप ऐड कर लो। अल्पाइन क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, ये कहाँ पे है, हिमाचल में, यानी हिमालय वाला एरिया। तो आपको जो वेजिटेशन होगा वो अल्पाइन पैस्चर्स एंड टेम्परेट डिसीजियस जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये मिलेगा। क्लियर है। चलो एक और देख लेते हैं यार, कवचम या कवाचम, सॉरी, कवाचम ये क्या है भाई, इट्स अ केरला वार्निंग, केरल का चेतावनी संकट और आपदा प्रणाली प्रबंधन है, कवाचम केरला का है, ठीक है। क से कवाचम, क से केरला, ऐसे कर सकते हो हिंदी मीडियम, ठीक है। एंड के से तो ऐसे भी इंग्लिश में भी हो जाएगा, ठीक है। केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये सपोर्ट कर रहा है बेसिकली एनडीएमए को ही, नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एंड वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों का इसको सपोर्ट है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। पीसीएस में पूछ सकता है, बट आईएएस के लिए भी कर सकते हो आप, आईएएस एंड पीसीएस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पीसीएस, ठीक है। परियोजना लिंक की बात करें तो प्रोजेक्ट लिंक जो है पार्ट ऑफ द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट लिंक का से लिंक्ड है, ये उसका पार्ट है ये बेसिकली, चक्रवात जोखिम न्यूनतम न्यूनीकरण परियोजना, उसका इस परियोजना का ये पार्ट है, ठीक है। और फंक्शन क्या होगा, हैजार्ड असेसमेंट, किसी भी डिजास्टर का जो ये है कॉमन सेंस है, खतरा के आधार पर उसकी कार्रवाई की योजना बनाना है, ठीक है। हैजार्ड असेसमेंट, अलर्ट असुरेंस और थ्रेट बेस्ड एक्शन प्लानिंग, ठीक है। जैसा थ्रेट होगा वो वैसे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलो मौसम संबंधी वेदर अलर्ट क्या होगा, प्रोवाइड अपडेट फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए लाइक हेवी रेन, केरला में हेवी रेन वगैरह, क्योंकि अच्छा केरला में हेवी रेन क्यों होता है, क्योंकि मानसून पहले से एंट्री सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला एरिया जो है वो केरला ही है ना। चलो सबसे बड़ी रिवर कौन सी है केरला में, भरतपुजा, अरे आपके विपक्ष के नेता है भाई वहां से, अपोजिशन लीडर है वहां से, पेरियार, अच्छा पेरियार रिवर, ओके। भरत पूजा कहाँ पे है, यूपीएससी ने पूछा है, याद है किसी को। हम्म, चलो गोवा, अच्छा केरला में नहीं है, चेक करना एक बार। तो क्लाइमेटी ऑफ सीवियर नेचर, क्लाइमेटी ना, आपदा जो है क्लाइमेटी ऑफ सीवियर नेचर, बहुत ज्यादा गंभीर वगैरह है। तो वायनाड में देखो भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग हुआ है यार,
तो वायनाड लैंडस्लाइड डिक्लेयर्ड एज अ क्लाइमेटी ऑफ सीवियर नेचर, सीवियर नेचर का वहां पे घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया। यार देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। लीगल प्रोविजन क्या है, वही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो है उसकी गाइडलाइन को था कि नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर मेंशन इन द, इसमें कोई स्पेसिफिक मानदंड दिया नहीं गया था, ना स्टेट ने दिया ना सेंट्रल ने दिया, कोई गाइडलाइंस नहीं दिया था, कुछ इसका कुछ कोई मानदंड है नहीं, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो निर्णय का आधार क्या था, डिसीजन बेसिस डिक्लेयर बेस्ड ऑन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अनयूजुअल या यूजुअली IMCT रिकमेंडेशन। तो यार इंटेंसिटी कितनी है, कितने लोग मर गए, उसके आधार पे इसको सीवियर कहा जा रहा है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस तरह से जो सीवियर नेचर का जो आपदा आया है, इस तरह का कोई क्या कैटेगराइज किया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा, कोई दिशा निर्देश दिया गया, तो जवाब है नहीं। कोई क्राइटेरिया सेट है, जवाब है नहीं। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, आर मेंशन इन नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नो, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो वित्तीय समर्थन यानी एडिशनल फंड आर प्रोवाइडेड, एनडीआरएफ देगा, और इफ द स्टेट एसडीआरएफ फंड्स आर इनसफिशिएंट, अगर एसडीआरएफ स्टेट का जो एसडीआरएफ है उसके पास इनसफिशिएंट फंड है, तो एनडीआरएफ उसको हेल्प कर देगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, एडिशनल फंड भी दे देगा, ठीक है। चलो, तो ये भी याद रखना कि यार कम, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो एनडीआरएफ देगा, ठीक है, हेल्प कर देगा उसकी। चलो, गरुड़ाक्षी, ठीक है भाई, गरुड़ाक्षी देख लेते हैं, एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, गरुड़ाक्षी। ये क्या है भाई, कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वन्य जीव अपराधों पर काबू पाने की ऑनलाइन एफआईआर की ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम टू कर्व वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड जो भी उसको कर्व करना है, ठीक है। फंक्शन बस इतना, ठीक है, मोबाइल फोन ईमेल से कर सकते हैं। और ये किससे डेवलप किया, डेवलप इन कोलैबोरेशन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये पीसीएस में देख लो यार, आईएएस वगैरह में नहीं आएगा। अब आ गया तो अलग बात है, लेकिन पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, लग तो ऐसे ही रहा है। चलो, कोस्टल एरिया का अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया कोस्टल लाइन रिकैलकुलेटेड, ठीक है। सर माय रिक्वेस्ट, किसका रिक्वेस्ट आ गया भाई, सर माय क्वेश्चन प्लीज। अच्छा हाँ, क्वेश्चन आपका छूट गया सर। इट इज ट्रू दैट मॉनसून फर्स्ट अराइव इन अंडमान एंड निकोबार एरिया। देखो, इंडिया में मेन लैंड में, पहले समझ लेना, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, या इधर इस तरफ में है, ये तो आपका श्रीलंका हो गया, यहाँ पे है, ठीक है। तो मॉनसून का जो एक लाइन है वो यहाँ जा रहा है, एक पार्ट जो है इस तरफ जा रहा है। तो पहले कौन पहुंचेगा वो देख लो यार, कॉमन सेंस, ठीक है। तो केरला को पहले हिट करेगा, तो मेन लैंड को चूंकि ये हिट करता है, इसलिए इंडिया में सबसे पहले, चूंकि ये जो है केरल केरल के कोस्ट को हिट कर रहा है, इसलिए हम लोग केरल मानते हैं, ठीक है। चलो, मेन लैंड है इसलिए, ठीक है, मिसबा जी। चलो, अब रिकैलकुलेट करना है भाई, कर लेते हैं। अगर टोटल एरिया की बात करें, ये कोस्टल एरिया है ना, कोस्ट लाइन रिकैलकुलेट करने की बात है, क्यों है, तो यार ये प्रीवियस जो लेंथ था 1970 में, वो 7,516 किलोमीटर था, ठीक है, सबको रटा हुआ है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, नहीं भैया और भी है, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, संशोधित लंबाई हो गई ना, यानी इंक्रीज, रिवाइज जो लेंथ हो गया है 2024 में, ठीक है। तो इंक्रीज इन कोस्टल लाइन 48% इंक्रीज हो गया है आपका 53 ईयर्स में।
अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये नई पद्धति क्या आ गई है बेसिकली, तो ये जो डेवलप्ड बाय नेशनल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशन लाइक बेस, एस्चुरीज एंड इनलेट्स, इन सबको शामिल किया गया, खाड़ी, मुहाने और इनलेट को सबको इसमें शामिल कर लिया गया, इसीलिए इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, नया डेफिनेशन से। अब सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो वेस्ट बंगाल में हुआ है, 357% वाइज, है ना। फिर केरल में सबसे कम हुआ है, पुडुचेरी में भी उसके बाद कम हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया गुजरात का जो कोस्टल लाइन है, यूपीपीसीएस ने मल्टीपल टाइम्स पूछ लिया है ना। कहाँ को कराइए, अरे ये वाला है ना, तो ये जो कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है गुजरात का, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। अभी तो यही है, इसको याद रखना, पीसीएस के लिए भी काम आएगा। ठीक है, चलो, हाइड्रोक्लाइमेटिक व्हिप्लैश। ठीक है भाई, ये क्या है, चलो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, ये है क्या, तो एक दुर्लभ मौसम की स्थिति। ठीक है, अ रेयर वेदर कंडीशन है वेयर एन एक्सट्रीमली वेट सीजन इज फॉलोड बाय द एक्सट्रीमली ड्राई सीजन, यानी एक मौसम दुर्लभ, एकदम रेयर देखने को मिलेगा जहां पे अत्यंत गीला मौसम जो है एक अत्यंत सूखे मौसम के बाद आता है, यानी बहुत ज्यादा सूखा हुआ मौसम के बाद तुरंत आ गया गीला मौसम। ये अब एरिया सबका बढ़ गया ना, नहीं 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 नहीं, हाँ क्या कह रहे हैं, वाई द चेंजेस, अरे कहाँ सो रही थी आप, क्यों शामिल हुआ है, तो इस नई जो पद्धति आई है बॉस, ये जो नया मेजरमेंट का जो आपका, पहले आप ऐसे समझो, मेथोडोलॉजी नया आ गया ना, इसके वजह से इसमें क्या इंक्लूड कर दिया, पहले इंक्लूड नहीं था, बेस, एस्चुरीज, इनलेट, ये सब इंक्लूड नहीं था, अब इंक्लूड कर लिया गया है इस नई मेथोडोलॉजी में, सो दैट्स व्हाई ये इंक्रीज कर गया। ओके, चलो, तो ये बेसिकली हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश जो है, बेसिकली विप्लैश, ये इंटेंसिफाइड बाय द क्लाइमेट चेंज, ऐसा क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, यानी एक लंबा सूखा पड़ने के बाद 2-3 साल लगातार सूखा पड़ा, फिर गीला मौसम आ गया, है ना। पहले सूखा आएगा फिर गीला आएगा, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इसका रीजन है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये फ्लैश फूड फ्लड जो है, अचानक बाढ़ आ जाए, फ्लैश फ्लड, फायर फॉरेस्ट या वाइल्ड फायर जो है, फायर फॉरेस्ट होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, डिजास्टर आउटब्रेक्स हो जाएगा, डिजीज आउटब्रेक हो जाएगा, रोग वगैरह कई सारा जो डिजीज है वो बढ़ जाएगा, ये सब उसका इम्पैक्ट हो सकता है, हानिकारक शैवाल, ये इम्पैक्ट से क्वेश्चन बनेगा, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी वाटर क्वालिटी जो है थ्रू हार्मफुल एल्गी जो है ब्लूम हो जाएगा, क्योंकि खराब वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, एक्सेस ऑर्गेनिक और मिनरल्स जो है कंटेंट इसमें उसकी ज्यादा कंटेमिनेट कर देगा, और फिर उसकी जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगी, पौधे की उत्पादकता तो को कम करके फसल की विफलता, मवेशियों की मृत्यु का कारण बनाकर ये फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर देगा, अफेक्ट फूड सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग प्लांट प्रोडक्टिविटी, कॉजिंग क्रॉप फेलियर एंड कॉजिंग लाइवस्टॉक मोर्टेलिटी। ठीक है, चलो, क्लियर है, पोलर वोटेक्स, अब इसको हम करेंगे कल, यहां से करते हैं स्टार्ट। और अगर जैसे मैं फिर से एक आपको पहले डिक्लेरेशन दे दूं कि अगर मेरा मैगजीन वाला काम अगर थोड़ा सा हो जाता है तो मैं सैटरडे को भी क्लास रखूंगा, फिर ये मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अभी तो फ्राइडे रख दिया है, जैसे ही ये खत्म होगा मैं
उसमें चला जाऊंगा कि सैटरडे को भी क्लास होगी, क्योंकि मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 10 तारीख तक, 10 नहीं तो मैक्सिमम 15 तक खत्म कर दूं, ताकि, हालांकि पहले आप लोगों को बोल चुका हूं मैं कि आप लोग पढ़ देना। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन खोल सकता हूँ, दोबारा आप मेरे मुंह से सुन लोगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, मेरे बताने का तरीका अलग है, आपके पढ़ने का या उसको ग्रैब करने का तरीका अलग होगा। तो दैट्स वाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है? ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।